हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडियम में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे इसमें देख रहे हैं, सीरीज चल रही है फिजिक्स की। आपको इससे सिलेबस यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या बिहार बोर्ड के, हिंदी मीडियम के, किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, उनको पूरा का पूरा कंप्लीट फिजिक्स इन वीडियो में आपको मिलेगी। पूरी डिटेल में है, आराम से हमने बिल्कुल बताने का प्रयत्न किया है, प्रयत्न कर रहे हैं जितने आसान से आसान शब्दों में समझाया जा सकता है उतने आसान से आसान शब्दों में समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोग निरंतर स्टडी करते रहें। हर वीडियो में वीडियो को देखने के बाद या बीच में आप कमेंट से ज़रूर करें आपको वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए आपके लिए और आपके रिजल्ट के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम आपके लिए अनसॉल्व लाने का प्रयत्न करेंगे। वो भी आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा। यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों का तो उसके बारे में हम और भी सोचेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोग निरंतर वीडियो देखें, एक फेयर जरूर बनाएं, उसमें आप लोग निरंतर लिखते जाएं, साथ में लिखें। जब हम बोलते हैं एक एक क्वेश्चन आपका बोल रहे हैं उसकी हेडिंग का आंसर, तो उसको आप आराम से बैठ के लिखते रहें। कमेंट से ज़रूर करें और समय आपके पास बहुत कम है तो इसलिए रिजल्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम बेहतर आप लोगों के लिए फिजिक्स के लेक्चर प्रोवाइड कराने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग लगातार पढ़ते रहें। तो नेक्स्ट हेडिंग है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत। अब देखो, आवेश संरक्षण के सिद्धांत की बात करें तो जैसे आप लोगों को बताया था कि कोई पदार्थ है या परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? समान है। जितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों की संख्या क्या है? समान है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणात्मक आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर क्या होता है? धनात्मक आवेश होता है। मतलब वास्तव में जो पदार्थ होता है वो विद्युत उदासीन होता है। अब दो पदार्थ ऐसे ही हैं अपनी प्राकृतिक अवस्था में या सामान्य अवस्था में, दोनों ही क्या हैं? ये उदासीन होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? इनको दोनों को आपस में आपने रगड़ा, रगड़ने के बाद क्या हुआ कि ये आ गया, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए और इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की हो गई अधिकता। इससे इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर हो गई इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी धनात्मक आवेश को और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणात्मक आवेश को बनाती है। जैसे मान लो कि इस पर 2e इलेक्ट्रॉन चले गए और तो इस पर जो होगा 2e माइनस चार्ज होगा और इस पर 2e प्लस चार्ज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब जैसे इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो पीछे बताया है, पीछे वाली क्लासें अगर आपने अच्छे से देखी तो सब समझ में आ जाएगा। तो यदि इस पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसका मतलब इस पर 2e के बराबर ऋणात्मक चार्ज होगा। जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक उस पर ऋणात्मक आवेश। जिससे इलेक्ट्रॉन गए तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने ही 2e क्या, उतने ही गुना e में उतने गुणा कर दें उतना ही क्या आएगा? धनात्मक आवेश आ जाएगा। लेकिन पहले क्या थे? समान अवस्था में थे, मतलब कोई आवेश नहीं था। इनको हम आपस में जोड़ दें तो ये प्लस का 2e और ये माइनस का 2e, तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो प्लस 2e माइनस 2e इक्वल क्या हो जाएगा? मतलब टोटल आवेश अभी भी जो है वो क्या है? 0 है। मतलब हमने कुछ अपनी तरफ से उत्पन्न नहीं किया है। ना इनको मिलाने के बाद ये एक दूसरे से कुछ नष्ट होंगे। केवल क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो इससे इसमें अगर आ गया तो ट्रांसफ़र होके और जितने पहले थे उतने ही हो गए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही बताता है कि हम ना तो आवेश को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। बस हम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश को स्थानांतरित कर सकते हैं। स्थानांतरित का मतलब स्थान में परिवर्तन करना, तो स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण करना, रूप में बदलना, तो इसमें स्थानांतरित करना मतलब स्थान में परिवर्तित करना। तो अब आवेश संरक्षण की परिभाषा क्या लिखेंगे कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है
ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है। लिखो, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, यह केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है। तो आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित किया जाता है। क्लियर? अच्छा, आप लोगों ने चुंबक देखा होगा। चुंबक, चुंबक में आपने देखा है कि इसमें एक ये गुण पाया जाता है कि कोई भी जो चुंबकीय पदार्थ है वो क्या होगा, इसके क्षेत्र में इससे कुछ निम्नलिखित दूरी पर होगा तो वह इसको क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। मतलब इसका एक क्षेत्र है, एरिया है, जहाँ तक ये इसको दूसरे चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। जैसे हम चुंबक के नज़दीक होते हैं तो चुंबकीय पदार्थ को या लोहे की वस्तुओं को और तीव्र गति से आकर्षित करता है। हम दूर भागते जाते हैं तो क्या होता है, उनका जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। और कुछ एक दूरी होती है जहाँ तक उस क्षेत्र के हम बाहर ले जाए तो ये इसको ना तो आकर्षित करेगा और ना ही प्रतिकर्षित करेगा। मतलब चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। बात समझना, क्या कह रहा है कि चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर कोई भी चुंबकीय पदार्थ क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है। तो क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है अथवा चुंबकीय बल क्षेत्र कहलाता है। हम लोग चुंबक तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत। अभी वैद्युत बल अथवा वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश भी क्या करता है, दूसरे आवेश को क्या करता है, आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। वैद्युत आवेश भी क्या करता है, दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यदि आवेश समान प्रकार के हैं तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और यदि विपरीत प्रकार के हैं तो आकर्षित करेगा। लेकिन वो भी एक एरिया होता है। जैसे ये आवेश है तो इसके चारों ओर एक एरिया होगा, एक क्षेत्र होगा जहाँ तक ये इसको आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा। पूरे क्षेत्र में इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं करेगा कि कहीं भी हम से आवेश ला के हम यहाँ पे धर दें और ये इसका क्या करने लगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण करने लगे। ऐसा संभव नहीं है। एक एरिया तक ही ये आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करेगा और उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। परिभाषा कैसे देंगे, तो हेडिंग आपकी जो अगली आएगी वो आएगी क्या है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र। तो डिफिनीशन कैसे होगी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। बात समझ रहे हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। लिखिए, हेडिंग डालनी है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र।
इसमें लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश, जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। अब इसकी बात देखो, देखो होता क्या है, जैसे प्लस आवेश है, प्लस क्यू कूलाम आवेश से देखा गया कि कुछ प्रकार की काल्पनिक रेखाएं निकलती रहती हैं। इस प्रकार काल्पनिक रेखाएं निकलती रहती हैं। और ऋण आवेश की ओर ये जाती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब धन आवेश से निकलती हुई और ऋण आवेश में आती हुई। अगर धन और ऋण को एक साथ रख दें, ये पहला चित्र, दूसरा चित्र, ये तीसरा, तो प्लस से निकलती हैं और ऋण में जाके समाप्त हो जाती हैं। अच्छा, चूंकि बात ये आती है कि ये जब काल्पनिक हैं तो ये रेखाएं कैसे बनती हैं? जब ये काल्पनिक हैं तो ये रेखाएं बनी कैसे, ये बात आती है। तो ये बनी ऐसे कि जैसे एक प्लस ये आवेश लिया गया, प्लस आवेश, और यहाँ पे एकांक धन आवेश, मतलब एक धन आवेश लिया गया जिसका परिमाण कितना है, 1 है, उसको रखा गया। तो देखा गया कि वो ऐसे सीधे जा रहा था, तो जैसे जा रहा था उसके पीछे पेंसिल से रेखा खींच दी। वैसे आप लैब में आपको बताया जाता है तो कंपास सुई द्वारा बताया जाता है खींचना, चुंबक के चारों ओर, या इसमें चुंबक वाले की तरीके ही चलती हैं ये भी। फिर जैसे लिया गया चुंबक में आपको बताया जाएगा मैग्नेट में, यहाँ पे जैसे ली गई तो ये देखा गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सीधे ऐसे चली जा रही है। यहाँ धनावेश रखा गया तो ये ऐसे जा रही है, एकांक धनावेश। इसमें अच्छा धनावेश रखा गया यहाँ पे तो देखा वो इस तरफ भाग के आ रहा है, यहाँ पे रखा गया तो देखा गया ऐसे भाग के आ रहा है, यहाँ रखा जाएगा तो ये ऐसे भाग के आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इससे दूर जा रहा है, इससे पास आ रहा है। उसी धनावेश की चलने की दिशा को मान लिया गया क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है। यहाँ से अगर धनावेश को छोड़ा जाएगा तो वो ऐसे चल के ऐसे गया, जैसे गया वैसे ही रेखाएं खींच ली गई, और इसी को नाम दे दिया गया वैद्युत बल रेखाएं। बात समझ में आई? तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं अथवा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं।
वैद्युत बल रेखाएं अथवा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखो इसमें बात करते हैं, तो क्या है, किसको प्रदर्शित कर रही थी ये, एकांक धन आवेश के चलने कोई दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। इसमें कोई कोण फिक्स नहीं बना रही हैं, कोई फिक्स्ड कोण नहीं है, तब ये निष्कोण वक्र हैं। कैसी हैं, वक्राकार हैं। ठीक, तो वही परिभाषा दी गई कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो किसके चलने की दिशा को बता रहा था, एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। लिखो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जो एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। जो एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं। लिखा ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखा, वैद्युत बल रेखा वैद्युत एकांक धनावेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो इसके बाद लिख लो यह निष्कोण वक्र बनाती हैं। ऐसे कर लो, ये निष्कोण वक्र बनाती हैं। निष्कोण वक्र बनाती हैं। इसी में देखो समझ लो, जैसे यहाँ पे तो अगर स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो वो सीधे ऐसे होगी इसी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे है तो इस पर अगर हम स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचे तो ये ऐसे स्पर्श रेखा आ गई। तो यहाँ पे बिंदु पर ये स्पर्श रेखा जो होगी वो क्या करेगी, धन आवेश के चलने की दिशा को बताएगी। मतलब वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। लिखो वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर एकांक धन आवेश के उस बिंदु पर एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। एकांक धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके बाद ये तीनों आप फिगर बना लीजिए वीडियो को रोक के। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखो जैसा कि वैद्युत बल रेखाओं में आपने देखा कि किससे उत्पन्न हो रही थी, धन आवेश से उत्पन्न हो रही थी और कहाँ पे समाप्त हो जा रही थी, ऋण आवेश में समाप्त हो जा रही थी। तो पहला जो इसका गुण है वो यही है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। लिख लो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर
ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। देखो अगला पॉइंट समझने से पहले चुंबकीय बल रेखाओं को समझो। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक ध्रुव से निकलती हैं, दूसरे ध्रुव में प्रवेश करती हैं, फिर अंदर से होती हुई क्या होती हैं, फिर दूसरे ध्रुव पहले ध्रुव तक पहुंच जाती हैं। तो ये वक्र जो बन रहा है वो कैसा वक्र हो गया, बंद वक्र हो गया। भाई ऐसे कोई वक्र बना होगा वो कैसा होगा, बंद वक्र होगा। लेकिन अगर केवल ऐसा बना दिया जाए तो वो कैसा है, खुला वक्र है। वैद्युत बल रेखाएं देख रहे हैं कुछ इसी शेप में है, ऐसे गई यहाँ समाप्त, ऐसे गई ऐसे समाप्त। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं क्या करा रही हैं, जहाँ से जा रही हैं फिर वहीं पे पहुँच जा रही हैं अंदर से होती हुई। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसी हैं, बंद वक्र हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, खुला वक्र हैं। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो यही लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र होती हैं। लिख लो अगला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। खुला वक्र होती हैं। अब अगले पॉइंट को समझेंगे तो देखेंगे होता क्या है कि जैसे ये वैद्युत बल रेखाएं ऐसे आप देख रहे हैं कहीं भी एक दूसरे को ये काट नहीं रही हैं इसमें। अब यदि हम लोग मान लें काटती, यदि एक दूसरे को काट देती ऐसे, तो होता क्या, इस बिंदु पर एक तो इसकी स्पर्शी खींची जा सकती थी ऐसे, और एक इसकी स्पर्शी खींची जा सकती थी ऐसे। और आपने पढ़ा है कि जो स्पर्श रेखा होती है, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पे दो दिशाएं होंगी क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं, तो यहाँ का जो धन आवेश है उसकी दिशा ये भी है और ये भी है। और एक साथ कोई आवेश दो दिशा में तो चल सकता नहीं है, कोई व्यक्ति हो या कुछ भी हो एक साथ दो दिशा में नहीं गति कर सकता है। तो इसका मतलब यह असंभव है। क्या असंभव है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती जो उस बिंदु पर धनावेश के चलने की दो दिशाएं प्रदर्शित करती, जो कि क्या था, असंभव है। लिखो, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित हो यदि काटती तो उस बिंदु पर एकांक धनावेश के चलने की दो दिशाएं प्रदर्शित होती। एकांक धन आवेश के चलने की दो दिशाएं प्रदर्शित होती। जो कि असंभव है। अब देखो क्या है, जितनी भी धातु होती हैं उनके भीतर से वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। जहाँ वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी
वहाँ वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, शून्य होगा। समझ रहे हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं किसी धातु के पृष्ठ से होकर नहीं गुजरती, अर्थात धातु के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ आप ऐसे समझ रख सकते हैं, वैद्युत बल भी जो होता है वो धातुओं के लिए शून्य होता है, क्योंकि आपको हमने फार्मूला बताया था वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। धातु के लिए K का मान जो होता है वो होता है इन्फिनाइट, तो यहाँ पे रखेंगे इन्फिनाइट, तो 1/4πε0 इंटू इन्फिनाइट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और 1/इन्फिनाइट का मान होता है 0, और 0 का इन पूरे में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब वैद्युत बल नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र नहीं है। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल किस प्रकार निर्भर करते हैं एक दूसरे पे, भी आगे डेरिवेशन मिलेंगे। तो लिख लो कि धातुओं के भीतर वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती। धातुओं के भीतर वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती, उसके पृष्ठ से तो गुजरेंगी, उसके भीतर नहीं गुजरेंगी। धातुओं के भीतर वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरती, अर्थात धातुओं के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात धातुओं के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। क्लियर। अगला पॉइंट लिखो। देखो जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं, याद रखना कि जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं अत्यंत पास पास हों, जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं क्या हों, पास पास हों, वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक प्रबल होगा। तो जहाँ वैद्युत बल रेखाएं देख रहे हैं यहाँ पे पास पास हैं, यहाँ पास पास है, लेकिन बीच में क्या है, दूर दूर है, तो इसका मतलब आवेश के नज़दीक वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा। जैसे चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र मतलब उसकी ताकत ज़्यादा होती है, दूर जाने पर ताकत कम होने लगती है। तो ऐसे ही जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएँ पास पास होंगी वहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, अधिक होगा, और जहाँ वैद्युत बल रेखाएँ दूर दूर होंगी वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कम होगा। लिख लो। जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं, जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं अत्यंत समीप होती हैं, जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं अत्यंत समीप होती हैं, अत्यंत समीप होती हूँ, उन स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र अत्यंत प्रबल होता है। उन स्थानों पर वैद्युत क्षेत्र अत्यंत प्रबल होता है। वैद्युत क्षेत्र अत्यंत प्रबल होता है तथा जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, जिन स्थानों पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहाँ वैद्युत क्षेत्र कमज़ोर होता है।
देखो यदि वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे के समांतर और समान दूरी पर हैं, इनकी दूरियां भी समान और समांतर हैं, तो वहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। मतलब क्या होगा, एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पर स्थित वैद्युत रेखाएं जहाँ होंगी वहाँ पे क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित होती हैं। बात समझ में आ रही? तो क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। लिखो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ होती हैं। एक दूसरे के समांतर व समदूरस्थ होती हैं। के समांतर व समदूरस्थ होती हैं। ये बना लो छोटा सा चित्र एक समान वैद्युत क्षेत्र का। ये छोटा सा फिगर बना लीजिए। तो अगला पॉइंट लिखो, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के लंबाई के लंबवत। समझ लो पहले, जैसे ये है धनावेश, ये भी है धनावेश। अब इससे भी बल रेखाएं निकल रही, इससे भी बल रेखाएं निकल रही दोनों से, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। तो ये ऐसे ना होके कैसे जाएंगे, ये ऐसे भागने लगती हैं, ऐसे भागेंगी। मतलब लंबाई के लंबवत एक दूसरे से क्या हो रही, दूर हट रही। तो वही लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं। लिखो अगला पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। अगला लिख लो लास्ट, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर लचकदार डोरी के समान, एक दूसरे के समांतर लचकदार डोरी के समान, लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान विपरीत आवेशों में
विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। अगली हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा है कि वैद्युत एक क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आने पर क्या करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। मतलब इस क्षेत्र के भीतर जब कोई आएगा आवेश, तो अगर सेम प्रकार का है तो प्रतिकर्षण करेगा, अगर वो माइनस है तो क्या करेगा, आकर्षण करेगा। इस क्षेत्र में, उससे दूर नहीं, जैसे चुंबक के चारों ओर एक लिमिटेड एरिया होती है जहाँ तक वो आकर्षण या प्रतिकर्षण करेगा और उसके बाहर वो नहीं करेगा। तो होता क्या है कि जैसे कोई अनंत पे, अनंत का मतलब बहुत अधिक दूरी पर कोई आवेश है, ये हम लोग परीक्षण आवेश लेते हैं, बहुत छोटा सा चार्ज होता है, इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज, धनात्मक ही लेते हैं टेस्ट में। तो एक टेस्ट चार्ज मतलब अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश, धनात्मक है, परीक्षण के लिए प्रयोग कर रहे हैं, टेस्ट के लिए, तो इसलिए परीक्षण आवेश को जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है, तो जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो इस प्रकार क्या कार्य करेगा, एक बल कार्य करेगा, वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। यहाँ वाला प्लस है तो प्रतिकर्षण बल, यहाँ वाला अगर माइनस होता तो आकर्षण बल कार्य करता। तो ये जो बल कार्य कर रहा है और ये दो धन परीक्षण आवेश है, इसी का जो ये अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा, फिर से समझिए कि जब किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, उस पर कार्यरत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर लाया गया उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर कार्यरत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लिखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर कार्यरत बल, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर कार्यरत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। हम इसके बारे में, इसका फार्मूला और इसकी परिभाषा में एक और तरीके से कल बताएंगे आपको। फिर इसके मात्रक बताएंगे क्या होता है और इसकी विमा कल बताएंगे। ठीक है।